हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास में जो है हम पढ़ने वाले हैं सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित निबंध मजदूरी और प्रेम। पिछली क्लास में जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित निबंध भारत बरसोन्नत कैसे हो सकती है ये जो हमने पढ़ लिया था और क्वेश्चन आंसर भी हमने सॉल्व कर लिया था। ठीक है ना। उस क्लास में जो है मैंने वन लाइनर क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कराया है, तो आप लोग जो है पिछले क्लास जाकर देख लीजिएगा। ठीक है। तो आज की क्लास में जो है क्वेश्चन आंसर मैंने नहीं लिया है क्योंकि मजदूरी और प्रेम जो निबंध है ये थोड़ा निबंध बड़ा है। ठीक है। आप सब ने पढ़ा होगा मजदूरी और प्रेम निबंध, तो आपको अच्छे से पता होगा। नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। मजदूरी और प्रेम निबंध को 8 भागों में बांटा गया है और उन सभी भागों का अलग अलग नाम है और वहाँ से जो है क्वेश्चन बनाना जो है ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे थे। ठीक है। तो उसको जो है मैं अलग से प्रैक्टिस कराऊंगी, क्वेश्चन आंसर जो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा और आप लोग भी अगर पढ़ते हैं, जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, तो उससे क्वेश्चन आंसर खुद से बनाया करिए। ठीक है। और मेहनत से पढ़िए। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से। क्लास पसंद आएगी तो लाइक और सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे सरदार पूर्ण सिंह के जन्म के बारे में। सरदार पूर्ण सिंह का जन्म जो है 1881 में हुआ था। मृत्यु उनका जो है 1931 में हुआ था। इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध जो है मजदूरी और प्रेम है। ठीक है। आगे देखेंगे इनके निबंध 1909 से लेकर 1913 के बीच में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 1909 और 1913 के बीच में जो है इनका निबंध सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। आगे देखेंगे इनके सभी निबंध भावात्मक कोटि के हैं। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इनके सभी निबंध जो है भावात्मक कोटि के हैं। ठीक है। ऑप्शन में अगर ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है अगर यहाँ से, तो ऑप्शन में जो है विचारात्मक, भावात्मक, ऐतिहासिक ये सब रहेगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना है। भावात्मक कोटि के हैं। ठीक है। जिन्हें कालांतर में आत्मपरक निबंध या ललित निबंध के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, आत्मपरक और ललित निबंध के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। आगे देखेंगे, धैर्य के साथ आप लोग बने रहिएगा, क्लास छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा। अगर आप क्लास छोड़ के जाते हैं तो ये आपका ही नुकसान होगा। ठीक है ना। एक बार निश्चित रूप से ये अब मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि इस क्लास को अगर आप देख लेते हैं तो आप इस निबंध से आने वाला प्रश्न कोई भी आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से इस PDF को बनाया है, बहुत मेहनत के साथ पढ़ के। ठीक है ना, एक एक लाइन को मैंने पढ़ के बनाया है। ठीक है। तो एक बार भी मेरी बात पे भी आप लोग विश्वास रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। या यूँ कहें कि इन भावात्मक निबंधों ने ललित निबंध की पूर्व पीठिका का कार्य किया है। ठीक है। कहते हैं नेक्स्ट जो हमारा है लाइन, या यूँ कहें कि इन भावात्मक निबंधों ने ललित निबंध की पूर्व पीठिका का काम किया है और ललित निबंध के विकास में प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। ठीक है। आगे देखेंगे उनकी प्रसिद्धि जो है 4 चांद लगाने वाले जो निबंध हैं वो है मजदूरी और प्रेम निबंध। ठीक है। इनकी जो सरदार पूर्ण सिंह जो निबंधकार हैं, इनकी प्रसिद्धि किस निबंध से हुआ, तो मजदूरी और प्रेम से। ठीक है ना। आगे देखते हैं, हिंदी में उनके द्वारा लिखित 6 निबंध मिलते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे इनके जो है ये ऐसे निबंधकार हैं जिन्होंने 6 निबंध ही लिखे थे, लेकिन 6 निबंध यहाँ पे जो है 6 निबंध ही ये लिखे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है प्रचलित हुए 6 निबंध लिख करके ही। ठीक है। तो हम जो है इस निबंध को, जो यहाँ पे 6 निबंध हैं, मैं इनको आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराती हूँ। ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा। 6 के 6 निबंध पूरा इम्पोर्टेंट है ये। सच्ची वीरता और पवित्रता, पहले लीजिएगा। सच्ची वीरता और पवित्रता कन्यादान करने में है। ठीक है। सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं सच्ची वीरता और पवित्रता कन्यादान करने में है। जो लोग आचरण की सभ्यता में रहते हैं और मजदूरी को प्रेम समझते हैं, वो जो है अमेरिका के मस्त योगी वाल्ट हिटमैन कहलाते हैं। ठीक है ना, ऐसे याद रखिएगा आप लोग। एक बार फिर से बताती हूँ, सच्ची वीरता और पवित्रता तो कन्यादान करने में है। जो लोग आचरण की सभ्यता में रहते हैं और मजदूरी और प्रेम करते हैं, तो वो लोग जो हैं अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन कहलाते हैं। ऐसे याद कर लेंगे तो आपको जो है सीक्वेंस में याद रहेगा। ठीक है। अब हम देखेंगे इनमें से जो हम निबंध को पढ़ने, 6 निबंध हैं इनके टोटल।
इनमें से हम जो निबंध अभी पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है, वो है मजदूरी और प्रेम। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे मजदूरी और प्रेम निबंध जो है 8 भागों में बांटा गया है। 8 भागों के अलग अलग नाम हैं, यहाँ पे अलग अलग नाम दिए गए हैं। मैं आपको नाम जो है ट्रिक के माध्यम से याद कराने की कोशिश करती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हल चलाने वाले का जीवन गरेड़िए का जीवन होता है। ठीक है, कहते हैं सरदार पूर्ण सिंह कि हल चलाने वाले का जीवन जो है एक गरेड़िए का जीवन होता है, क्योंकि वो मजदूर की मजबूरी करता है, मजबूर की मजदूरी करता है। हल चलाने वाले का जीवन गरेड़िए का जीवन होता है, क्योंकि वो मजदूर होकर भी मजदूरी करता है। ठीक है, और कैसी मजदूरी करता है? प्रेम की मजदूरी करता है। ठीक है, प्रेम की मजदूरी करता है। प्रेम की मजदूरी करते करते जो है उसकी मजदूरी कला में बदल जाती है। ठीक है, उसकी मजदूरी जो है कला में बदल जाती है। फिर जो है कला में जब मजदूरी उसकी बदल जाती है, फिर उसके बाद मजदूरी जो है उसकी फ़कीरी में बदल जाती है। कला में बदलने के बाद उसकी मजदूरी फिर किस में बदल जाती है? फ़कीरी में। ठीक है, उसके बाद जो है समाज का पालन करने वाला दूध की धारा। ठीक है, फ़कीरी में जब बदल जाती है तो फ़कीर बन जाता है। उसके बाद जो है समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जो बहती है, उसको लेकर वो पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श बनाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया है, अगर आपको सही लगता है, आसान लगता है ट्रिक, तो इस ट्रिक से याद कर लीजिएगा, या तो आपने अगर अलग ट्रिक बनाया है तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको पता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है लगाने के लिए आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, तो वहाँ पे जो है मिलान के लिए क्वेश्चन आता है। ठीक है, पहले के बाद में क्रम में लगाइए, यानी सबसे पहले कौन आता है फिर बाद में कौन आता है, या तो बाद के पहले वाले क्रम में लगाइए, है ना। कई तरह से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो पहले यही हो जाता है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो इम्पोर्टेंट ना हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ से जो है इनके जो है मूल जो निबंध है वहाँ यहाँ से हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखेंगे सरदार पूर्ण सिंह। पहला जो है मजदूरी और प्रेम का जो पहला भाग है, ठीक है, 8 भागों में बटा हुआ है ये, तो ये पहला भाग है। ठीक है, पहले भाग का क्या नाम है? हल चलाने वाले का जीवन। ध्यान रखिएगा, हल चलाने वाले का जीवन कैसा होता है? गरेड़िए का जीवन होता है। ठीक है ना, ऐसे याद करेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। देखते हैं, हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्रायः स्वभाव से ही साधु होते हैं। कहते हैं हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले जो होते हैं प्रायः साधु होते हैं। अब यहाँ से यही लाइन दे के पूछ सकता है कि यह जो है मजदूरी और प्रेम निबंध के किस भाग से लिया गया है। ठीक है ना, तो आपको पढ़े रहेंगे अच्छे से, तो आपको बिल्कुल अब जो है वहाँ पे सही कर ले जाएंगे। आगे देखेंगे, हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं, खेत उनकी हवनशाला है। कहने का मतलब है कि जो हल चलाने वाले जो किसान होते हैं वो जो है अपने शरीर का हवन किया करते हैं, यानी जो फसल बोते हैं अपने खेत से, वो अपने ज़मीन से इतना प्यार करते हैं कि उसी में वो इतना मेहनत करते हैं, है ना, कि वो यहाँ पे दिया गया है जो शरीर का हवन किया करते हैं, खेत उनकी हवनशाला है। ठीक है, उसी में वो जीते मरते हैं अपने खेत के लिए। उसके बाद देखेंगे, उनके हवन कुंड की ज्वाला उनके किरणों चावल के लंबे और सफ़ेदे दानों के रूप में निकलती है। जो वो मेहनत करके जो अपना अनाज बोते हैं, अब जो अनाज होता है वो वहाँ के बारे में ये बात कर रहे हैं कि उनके हवन कुंड की ज्वाला से जब वो ज्वाला की किरणें किस रूप में निकलती हैं? चावल के लंबे और सफ़ेद दानों में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना, मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा आप लोग। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणों से ही जो है चावल के लंबे और सफ़ेद दाने के रूप में निकलते हैं। गेहूँ के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डालियों सी है। जब मैं जब कभी अनार के फूल और फल देखता हूँ, तब मुझे बाग के माली की रुधिर याद आती है। उसकी मेहनत के कण जमीन में गिरकर उगे हैं और हवा तथा प्रकाश की सहायता के मीठे फलों के रूप में जो है नज़र आते हैं। आगे देखेंगे, जो मैंने हाईलाइट किया है मैं उसको पढ़ूंगी, बाकी आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे है, अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा के समान है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, किसके लिए कहा गया है? किसान के लिए कहा गया है कि अन्न पैदा करने में किसान भी किसके समान है? तो ब्रह्मा के समान है। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ब्रह्मा नाम याद रखिएगा। ठीक है, आगे है, खेती उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। खेती क्या है? उसके किसान के ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है।
उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते में, मूल फूल, फल फल में बिखर रहा है। वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार के मौन जीवक है। वायु, जल, पृथ्वी, तेज, आकाश की निरोगता इसी के हिस्से में है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पे जो है वृक्ष की तरह उसका भी जीवन है। यानी वृक्ष, जैसे एक वृक्ष देखते हैं आप, वृक्ष के लिए चाहे धूप हो, कुछ भी हो, हवा हो, पानी हो, वृक्ष अपना रहता है। उसके लिए हर मौसम एक समान होता है। उसी प्रकार जो है जीवन प्रकार मौन जीवन है। ठीक है, उसके बाद जो है वायु, जल, पृथ्वी, तेज, आकाश की निरोगता इसी हिस्से में है, इसके हिस्से में भी है। यानी किसान को भी जो है वृक्षों का जो है एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रातःकाल उठकर यह अपने बैल और हलों को नमस्कार करता है और खेत जोतने चल देता है। दोपहर की धूप इसे भाती है। इसके बच्चे मिट्टी ही में खेल खेल कर बड़े हो जाते हैं। इनको और इसके परिवार को बैल और गायों से प्रेम है। ठीक है, आगे आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे देखेंगे। क्योंकि इसकी खेती हरी भरी है, गाय इसको दूध देती है। ठीक है, इसकी खेती जो है हरी भरी है, गाय इसको दूध देती है। स्त्री इसकी आज्ञाकारी है। ठीक है ना, पूछ सकता है कि किसान की स्त्री कैसी है, आज्ञाकारी है, तो आज्ञाकारी है। मकान इसका पुण्य और आनंद से भरा हुआ है। ठीक है, आनंद का स्थान है, सॉरी भरा हुआ नहीं है, मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान है। ठीक है, पशुओं को चराना, नहलाना, खिलाना, पिलाना, उसके बच्चों को अपने बच्चों की तरह सेवा करना, खुले आकाश के नीचे उसके साथ रात गुजार देना क्या स्वाध्याय से कम है? दया, वीरता और प्रेम जैसे इन किसानों में देखा जा सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे। 1 मिनट होल्ड करिए आप लोग, मैं थोड़ा पानी पी लूँ। आगे कहते हैं, गुरु नानक ने ठीक कहा है, भोले भाव मिले रघुराई। भोले भाले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है। उनकी फूस की छतों में सूर्य और चंद्रमा छन छन कर उनके बिस्तरों पर पड़ते हैं। ये प्रकृति के साथ साधु हैं। ठीक है, कहते हैं गुरु नानक ने किसान के संबंध में कहा है कि भोले भाव मिले रघुराई, यानी भोले भोले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है। उसके बाद कहते हैं कि उनकी पूस की छतों में सूर्य और चंद्रमा छन छन कर उनके बिस्तरों पर पड़ते हैं। यह प्रकृति के साथ साधु हैं। जब कभी मैं इनके मुकुट के गोपालों का दर्शन करता हूँ तो जो है मेरा सिर जो है स्वयं झुक जाता है। ठीक है, ऐसा कौन कहता है? तो गुरु नानक कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है, जब मुझे किसी फ़कीर का दर्शन होता है तो मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर, नंगे पाँव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटी कमर में, एक काली कमली कंधे पर, एक लंबी लाठी हाथ में लिए, गाँवों का मित्र, बैलों का हमझोली, पक्षियों का हमराज, हमराजों का अन्नदाता, बादशाहों को ताज पहनने और सिंहासन पर बैठाने वाला, भूखों और नंगों को पालने वाला। ठीक है, ध्यान से आप लोग ध्यान दीजिएगा। भूखों नंगों को पालने वाला, समाज के पुष्पोदन का माली और खेतों का वाली जा रहा है। ठीक है, ये सब किसान के बारे में यहाँ से यहाँ तक जो है कहा गया है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसलिए जो है किसान की इज्जत करनी चाहिए। दूसरा भाग क्या है हमारा? ये दूसरा है। ठीक है, गरीड़िए का जीवन। ओके, अब देखेंगे इसमें क्या क्या है। गरीड़िए के जीवन में क्या क्या है। एक बार मैं एक बूढ़े गरेड़िए को देखा। कहते हैं एक बार मैंने एक बूढ़े गरेड़िए को देखा। घना जंगल है, हरे हरे वृक्ष के नीचे उसकी सफ़ेद ऊनी भेड़ कैसी है? सफ़ेद ऊन वाली भेड़। ठीक है, सफ़ेद ऊन वाली भेड़ें अपना मुंह नीचे किए हुए कोमल कोमल पत्तियां खा रही हैं। गरेड़िया बैठा आकाश की ओर देख रहा है। ऊन काटता है, यानी ऊन को जो है बना रहा होता है। उसकी आंखों में प्रेम लाली छाई हुई है। वह निरोगता की पवित्र मुद्रा से मस्त हो रहा है। बाल उसके सारे सफ़ेद हैं और क्यों ना सफ़ेद हों, सफ़ेद भेड़ों का मालिक जो ठहरा। ठीक है, ये गरेड़ी के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा।
उसके बाद है उसकी प्यारी स्त्री के पास रोटी पका रही है। इसकी प्यारी स्त्री जो है रोटी पका रही है, उसकी 2 जवान कन्याएं हैं। अब पूछ सकता है किसकी 2 जवान कन्याएं हैं, तो गरेड़िए की, ठीक है ना। उसकी स्त्री क्या कर रही है, तो रोटी पका रही है। आगे देखेंगे, अपने माता पिता और भेड़ों को छोड़कर उन्होंने किसी और को नहीं देखा। कहते हैं अपने माता पिता और भेड़ों को छोड़कर जो है गरेड़ियों ने किसी को नहीं देखा। मकान इनका बेमकान है, घर इनका बेघर है, ये लोग बेनाम और बेपता हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, कहते हैं किसी के घर में न घर कर बैठना, इस दारे फानी में ठिकाना बेठिकाना और मका व ला मका रखना, ठीक है। यहाँ पे कुछ जो है लाइन दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा, गरेड़िए से संबंधित है। आगे है इस दिव्य परिवार को कूटी की ज़रूरत नहीं। इस दिव्य परिवार को जो है कूटी की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जाते हैं एक घास की झोपड़ी बना लेते हैं, दिन को सूर्य रात को तारा गढ़ इनके सखा हैं, ठीक है। अब ये लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दे सकता है। किसके बारे में कहा गया है कि इस दिव्य परिवार को कुटी की ज़रूरत नहीं है, जहाँ जाते हैं ये घास का ही झोपड़ी बना लेते हैं, इनके लिए तो सूर्य रात है और तारागढ़ इनकी सखा है। किसके लिए, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा गरेड़िए के लिए, ठीक है। ये आगे पढ़ लीजिएगा आप लोग। आगे एक यहाँ पे लाइन जो है दोहा दिया गया है, हुए थे आँखों में कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों के क्या फवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। आगे देखते हैं, इनका जीवन बर्फ की तरह पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। इनके मुख शरीर अंतःकरण सफ़ेद, इनकी बर्फ पर्वत के और भेड़ें सफ़ेद हैं। अपनी सफ़ेद भेड़ों में यह परिवार शुद्ध सफ़ेद ईश्वर के दर्शन करता है, ठीक है। कितनी अच्छी बात कही गई है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखेंगे, जो खुदा को न देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, मैं देखता हूँ तुमको जो खुदा को न देखना हो, ठीक है। ये जो है गरेड़ियों के बारे में कहा गया है। आगे देखेंगे, सारा परिवार मिलकर गा रहा है, इतने में नीले आकाश में बादल घिरे और झमझम कर बरसने लगे, मानो प्रकृति की देवता इसे आनंद से आनंदित हो गया है। यहाँ पे होता क्या है, मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के यहाँ पे सुना देती हूँ, देखिएगा। भेड़ों की सेवा इनकी पूजा है। ज़रा एक भेड़ बीमार हुई तो सब परिवार विपत्ति में आ गया, दिन रात उसके पास बैठ के काट देते थे। उसे अधिक पीड़ा हुई तो इन सबके आंखों का शून्य आकाश में किसी को देखने लग गई। पता नहीं ये किसे बुलाती है, हाथ जोड़ने तक की इन्हें फुर्सत नहीं। पर हाँ, इन सब में आंखें कहीं के आगे शब्द रहित संकल्प रहित मौन प्रार्थना में खुली है। 2 रातें इनकी ऐसे ही गुजर गई। इनकी भेड़ अब अच्छी है, इनके घर मंगल हो रहा है, ठीक है। जो है इनकी गरेड़िए की भेड़ जो बीमार पड़ जाती है उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो ठीक हो जाती है भेड़ तो इनके घर में मंगल हो रहा है। सारा परिवार मिलकर गा रहा है। इतने में नीले आकाश पर बादल घिरे और झमझम बरसने लगे, मानो प्रकृति के देवता भी इनके आनंद से आनंदित हुए हैं। बूढ़ा गरेड़िया आनंदमंद होकर नाचने लगा। वह कहता कुछ नहीं, रंग रंग उसकी नाच रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे, भाई अब मुझे भी भेड़े ला दो, ठीक है। भाई अब मुझे भी भेड़े ला दो, ऐसे ही मूक जीवन से मेरा भी कल्याण होगा। विद्या को भूल जाऊं तो अच्छा है, मेरी पुस्तक खो जाए तो उत्तम है। ऐसा होने से कदाचित इन वनवासी परिवार की तरह मेरे दिल के नेत्र खुल जाएं और मैं ईश्वर का झलक देख सकूं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट कथन है यहाँ पे। उसके बाद है, चंद्र और सूर्य की विस्तृत ज्योति में जो वेद गान हो रहा है उसे इस गरेड़ियों की कन्याओं की तरह मैं सुन तो न सकूं, परंतु कदाचित प्रत्यक्ष जो है देख सकता हूँ। कहते हैं ऋषियों ने भी इनको देखा ही था, सुना ही था। पंडितों के उत्पटांग बातों से मेरा जी उगता गया। प्रकृति के मंद मंद हंसी में ये अनपढ़ लोग ईश्वर के हंसते हुए होठ देख रहे हैं। पशुओं के अज्ञान में गंभीर ज्ञान छुपा हुआ है। इन लोगों के जीवन में अद्भुत आत्म अनुभव भरा हुआ है, ठीक है। गरेड़िए के परिवार में प्रेम, मजदूरी और मूल्य कौन दे सकता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग ध्यान रखिएगा इस लाइन को, ओके। अब जो है तीसरा, मजदूर की मजदूरी। तीसरे भाग का क्या नाम है, मजदूर की मजदूरी। पढ़ते हैं,
कहते हैं सरदारपुर सिंह, आपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा, यह लो दिन भर का अपनी मजदूरी। कहते हैं आपने 4 दिन पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा, ये लो दिन भर की मजदूरी। वाह क्या दिल लगी है। हाथ पाँव सिर आँखें इत्यादि सब के सब अवयव उसने आपको अर्पण कर दिया। कहते हैं हाथ पाँव सब कुछ आपको उसने अर्पण कर दिए। ये सब चीज़ें उसकी ही तो थी, ये सब चीज़ें उसकी तो थी ही नहीं। ठीक है, कहते हैं ये सब चीज़ें उसकी तो थी ही नहीं, तो ये ईश्वर पदार्थ थे, ये तो ईश्वरीय पदार्थ थे। जो पैसे आपने उसको दिए वे भी आपके न थे, वे तो पृथ्वी से निकली हुई धातु के टुकड़े थे, अतएव ईश्वर की निर्मित थे। ठीक है, अतएव जो है ईश्वर के निर्मित थे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं गाढ़े की एक कमीज को एक अनाथ विधवा सारी रात बैठकर सीती है, साथ ही साथ वो अपने दुख पर रोती भी है। एक दिन को खाना न मिला, रात को भी कुछ जो है उसको नहीं मिला। अब वह एक एक टाँके पर आशा करती है कि कमीज कल तैयार हो जाएगी तो सब कुछ जो है खाने के लिए मिलेगा। जब वो थक जाती है तब ठहर जाती है। सुई हाथ में लिए हुए है, कमीज घुटने पर बिछी हुई है। आगे है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, देखेंगे। इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ पे। उसकी आँखों की दशा उस आकाश की जैसी है जिसमें बादल बरस कर कभी कभी बिखर गए हैं। खुली आँखें जो हैं ईश्वर के ध्यान में लीन हो रही हैं। कुछ काल के उपरांत हे राम कहकर उसने फिर सीना जो है शुरू कर दिया। ठीक है, उसने जो है फिर से सिलाई अपनी जो है शुरू कर देती है। इस माता और इस बहन की सिली हुई कमीज मेरे लिए मेरे शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ये लाइन ज़रूर ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं, इस माता की सिली हुई कमीज जो है मेरे शरीर में, इस माता की सिली हुई कमीज जो है मेरे लिए शरीर नहीं, क्या है, मेरी आत्मा का वस्त्र है। ठीक है, इनका पहनना मेरी तीर्थ यात्रा है। कहते हैं इनका जो पहनना जो है मेरी तीर्थ यात्रा है। इस कमीज में उस विधवा के सुख दुख प्रेम पवित्रता मिश्रण से मिला हुआ जीवन रूपी गंगा की बाढ़ चली जा रही है। ऐसी मजदूरी और ऐसा काम प्रार्थना संध्या और नमाज से क्या कम है। आगे बढ़ेंगे। अब जो है चौथे पे हम आ गए, प्रेम मजदूरी। तीसरा क्या था, मजदूर की मजदूरी। ठीक है, चौथा है प्रेम मजदूरी। ठीक है, ये फोर्थ है, ध्यान रखिएगा। पढ़ते हैं। मुझे तो मनुष्य के हाथ बने हुए कामों में उनकी प्रेममय पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। राफेल आदि के चित्रित चित्रों के उनकी कला कुशलता को देख इतनी सदियों के बाद भी मेरे अंतःकरण में सारे भावों का अनुभव होने लगता है। ठीक है, ये लाइन जो है प्रेम मजदूरी से लिया गया है। ठीक है, आगे है, मेरा विश्वास है। देखिए मैंने जो हाईलाइट किया मैं वही पढ़ रही हूँ। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से जो है ये PDF ले लीजिएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक है, देखते हैं। मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है और उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे कहते हैं, तब मुझे उसकी छलनी के नीचे एक अद्भुत ज्योति सी लौ नज़र आती है जब वह उस अग्नि के ऊपर मेरे लिए एक रोटी बनाती है। तब उसके चूल्हे के भीतर मुझे तो पूर्व दिशा की नभो लालिमा, ठीक है, कहते हैं नभो लालिमा से भी अधिक आनंदमयी लालिमा देख पड़ती है। यह रोटी नहीं, कोई अमूल्य पदार्थ है। मेरे गुरु ने इसी प्रेम से संयम करने का नाम योग रखा है। मेरी यही योग है। ठीक है, अब जो है 5वां है ये मजदूरी और कला। ठीक है, 5वां भाग है मजदूरी और कला। पढ़ते हैं। कहते हैं सरदारपुर सिंह, आदमियों की तिराजत करना मूर्खों का काम है। कहते हैं आदमियों की तिराजत करना मूर्खों का काम है। सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। आजकल जो है भाव की कलों का दम तो हज़ारों रुपया है, परंतु मनुष्य कौड़ी के 100 बिकते हैं।
सोने और चांदी की प्राप्ति के जीवन का आनंद ही नहीं मिल सकता। सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है। मुझे अपना काम मिल जाए तो फिर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं। मनुष्य पूजा ही सच्चाई ईश्वर पूजा है। मनुष्य की पूजा ही ईश्वर की पूजा है। ठीक है, इस लाइन को आप याद रखिएगा। आगे कहते हैं, अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे। यही आर्ट है, यही धर्म है। ठीक है, आगे देखेंगे, जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी का धूल नहीं पड़ने पाती, वे धर्म और कला कौशल में भी उनकी उन्नति कर सकते हैं। पदासन निकम्मे सिद्ध हो चुके हैं। यही शासन ईश्वर प्राप्ति करा सकते हैं, जिनसे जोतने बोने काटने की मजदूरी का काम किया जाता है। लकड़ी, ईंट और पत्थर को मूर्तिवान करने में लोहार, बढ़ई, मेमार और किसान आदि वैसे ही पुरुष हैं जैसे कवि, महात्मा, योगी आदि। उत्तम से उत्तम, नीच से नीच काम करने, कहते हैं उत्तम से उत्तम और नीच से नीच काम सबके सब प्रेम शरीर के अंग हैं। ठीक है, उत्तम से उत्तम और नीच से नीच काम जो है सबके सब जो है प्रेम शरीर के अंग हैं। आगे कहते हैं, निकम्मे रहकर मनुष्य की चिंतित शक्ति थक गई है। कहते हैं निकम्मे रहकर जो है मनुष्य की चिंतन शक्ति थक गई है। बिस्तरों और आसनों पर सोते सोते, बैठे बैठे मन के घड़े हार गए हैं। सारा जीवन निचुड़ चुका है, स्वप्न पुराने हो चुके हैं। आजकल की कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने ज़माने की कविता का पुनरावृत्ति मात्र है। आगे बढ़ते हैं, आगे कहते हैं, यह नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा। उन मजदूरों के कंठ से यह नई कविता निकलेगी जो अपना जीवन आनंद के साथ खेत के मेड़ों का, कपड़ों के तांगों का, जूतों के टाकों का, लकड़ी के रंगों का, पत्थर के नसों का भेदभाव दूर करके करेंगे। हाथ में कुल्हाड़ी, सिर पर टोकरी, नंगे सिर नंगे पाँव, धूल से लिपटे हुए, कीचड़ के रंगे हुए बेजबान कवि जंगल में लकड़ी काटेंगे। तब लकड़ी काटने का शब्द इनके असभ्य स्वरों से निश्चित जो है होकर वायुमान पर जो है चढ़ दसों दिशाओं में ऐसा अद्भुत गान करेगा कि भविष्य के कलावंतों के लिए यही ध्रुपद और मल्हार का काम देगा। ठीक है, आगे कहते हैं, चरखा काटने वाली स्त्रियों को गीत संसार में सभी देशों के कामों के गीत होंगे। मजदूरों की मजदूरी ही यथार्थ पूजा होगी। कला रूपी धर्म की तभी वृद्धि होगी, तभी नए कवि पैदा होंगे, तभी नए औलियों का उद्भव होगा। परंतु ये सब जो है, कहते हैं परंतु ये सब के सब मजदूरी के दूध से पलेंगे। धर्म, योग, शुद्धाचरण, सभ्यता और कविता आदि के फूल इन्हीं मजदूर ऋषियों के उद्यान में प्रफुल्लित होंगे। ठीक है, अब जो है हम आ जाएंगे छठे पे, मजदूरी और फ़कीरी। ठीक है, कहते हैं मजदूरी और फ़कीरी का महत्व थोड़ा नहीं है। कहते हैं सरदार पुर सिंह क्या कहते हैं, मजदूरी और फ़कीरी का महत्व थोड़ा नहीं, मजदूरी और फ़कीरी मनुष्य के विकास के लिए परम आवश्यक है। बिना मजदूरी किए फ़कीरी का उच्च भाव शिथिल हो जाता है। फ़कीरी भी अपने आसन से गिर जाती है, बुद्धि बासी पड़ जाती है। आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं, मनुष्य की बुद्धि और फ़कीरी ही बासी है। ऐसा दृश्य तभी तक रहता है जब तक बिस्तर पर पड़े पड़े मनुष्य प्रभात का आलस्य सुख मानता है। बिस्तर से उठकर ज़रा बाग की सैर करो, फूल के सुगंध लो, ठंडी वायु में भ्रमण करो, क्षेत्रों के कोमल पल्लवों के नृत्य देखो तो पता लगे कि प्रभात समय जागना बुद्धि और अंतःकरण को तरोताज़ा करना है, और जो है बिस्तर पर पड़े रहना उन्हें बासी कर देना। ठीक है, कितनी अच्छी बात कही गई है ना, कितनी अच्छी सीख मिलती है यहाँ से। ठीक है, तो आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा पूरा। आगे देखते हैं, आगे कहते हैं, मजदूरी तो मनुष्य के समष्टि रूप में परिणाम है। देखिए मैं अर्थ इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ा है, अब एक एक का अर्थ मैं बताने लगूँगी तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, है ना। और जब मैं लाइव क्लास लूँगी तो मैं वहाँ पे जो है आप लोगों को पूरा अर्थ के साथ सब बताऊँगी। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट, मजदूरी तो मनुष्य के समष्टि के रूप का परिणाम है। आमा रूपी धातु के गढ़े हुए सिक्के का नकदी बयान है जो मनुष्यों के आत्माओं को खरीदने के वास्ते दिए जाते हैं। सच्ची मित्रता तो
सच्ची मित्रता ही तो सेवा है, उससे मनुष्य के हृदय पर सच्चा राज्य हो सकता है। ठीक है, जो हाईलाइट किया मैं वही पढ़ रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सब पढ़ना जो है पॉसिबल नहीं है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, मैंने रखा पूरा है, पूरा बुक का मैंने पेज रखा है। ठीक है, कुछ भी छूटा नहीं है, तो आप लोग जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं। पृथ्वी अपने ही अक्ष पर दिन रात घूमती है, यह पृथ्वी का स्वार्थ कहा जा सकता है, परंतु वहाँ यह घूमना सूर्य के इर्द गिर्द घूमता तो है, और सूर्य के इर्द गिर्द घूमना सूर्यमंडल के साथ आकाश में एक सीधे लकीर पर चलना, अंत में इसको गोल चक्कर खाना, सदा ही सीधा चलना, इसमें स्वार्थ का अभाव है। आगे कहते हैं, जब स्वार्थ कोई वस्तु ही नहीं, तब निष्काम और कामनापूर्ण कर्म करना दोनों ही एक बात हुई। इसलिए मजदूरी और फकीरी का अन्योश्रम संबंध है। मजदूरी और फकीरी का अन्योश्रय जो है संबंध है। कहते हैं फिर, मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जॉन आर्क ने जो है जॉन ऑफ आर्क की फकीरी और भेड़े चरना, टाई का त्याग और जूते ठगना, उमर अख्याम का प्रसन्नता पूर्वक तांबे सीते फिरना, खलीफा उमर का अपने रंग महलों में चटाई आदि बुनना, ब्रह्मा ज्ञानी कबीर और रैदास का शूद्र होना, गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण का कुक पशुओं को लाठी लेकर हाँकना, सच्ची फकीरी का अनमोल भाषण है। ठीक है, ये फकीरी का जो है यहाँ पे अनमोल भाषण बताया है। अब देखेंगे 7वां, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, 7वां भाग है ये। ठीक है, ये जो है 7वां भाग है। ठीक, कहते हैं, एक दिन गुरु नानक यात्रा करते करते लालो नाम के एक बढ़ई के घर गए ठहरे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, 7वां भाग है ये। 7वां भाग का क्या नाम है? समाज का पालन करने वाला दूध की धारा। आगे है, कहते हैं, एक दिन मैंने देखा कि एक दिन गुरु नानक यात्रा करते करते लालो नाम के एक बढ़ई के घर ठहरे। उस गांव का भागो नामक रईस बड़ा मालदार था। उस दिन भागो के घर ब्रह्मभोज था। दूर दूर से साधु आए थे। गुरु नानक का आगमन सुनकर भागो ने उन्हें भी नियंत्रण भेजा। गुरु ने जो है भागो का अन्न खाने से इनकार कर दिया। इस बात पर भागो को बड़ा क्रोध आया और जो है उसने गुरु नानक को बलपूर्वक पकड़ कर मंगवाया और उनसे जो है पूछा, आप मेरे यहाँ का अन्न क्यों नहीं ग्रहण करते? गुरुदेव ने उत्तर दिया, भागो, अपने घर का हलवा पूरी ले आओ तो हम इनका कारण बतला दें। वह हलवा पूरी लाया तो गुरु नानक ने लालो के घर से भी उसके मोटे अन्न की रोटी मंगवाई। लालो के घर से भी जो है उन्होंने अन्न की रोटी मंगवाई। भागो का हलवा पूरी उन्होंने एक हाथ में और जो है भाई लालो की मोटी रोटी दूसरे हाथ में लेकर दोनों को जो है दबाया तो एक से लोहू टपका और दूसरे से दूध की धारा निकली। बाबा नानक का जो है यही उपदेश हुआ। देखिए यहाँ पे दिया गया है, क्या उपदेश है? जो धारा भाई लालो की मोटी रोटी से निकली। ठीक है, जो धारा जो है भाई लालो, नाम कैसा है, भाई लालो की मोटी रोटी से निकली थी, वही समाज का पालन करने वाली दूध की धारा है। ठीक है ना, पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा, वही समाज का पालन करने वाली दूध की धारा है। यही धारा शिव जी की जटा से और यही धारा मजदूरों की उंगलियों से निकलती है। ठीक, आगे देखेंगे। आगे कहते हैं, मजदूरी करने से हृदय पवित्र होता है, संकल्प दिव्य लोकांतर में विचरते हैं। हाथ की मजदूरी से ही सच्चे ऐश्वर्य की उन्नति होती है। जापान में मैंने कन्याओं और स्त्रियों को ऐसी कलावती देखा है कि वे रेशम के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी दस्तकारी की बदौलत हजारों की कीमत का बना देती हैं। ठीक है, आगे कहते हैं, आगे देखेंगे, पश्चिमी देशों के लोग हाथ की बनी हुई जापान की अद्भुत वस्तुओं पर जान देते हैं। एक जापानी तत्वज्ञानी का कथन है। ठीक है, एक जापानी तत्वज्ञानी का कथन है, क्या कथन है देखेंगे,
कि हमारे 10 करोड़ उंगलियां सारे काम करती हैं, कि हमारी 10 करोड़ उंगलियां सारे काम करती हैं। उन उंगलियों के ही बल से संभव है हम जगत को जीत लें। हम जगत को जीत लें। जब तक धन और ऐश्वर्य की जन्मदात्री हाथ की कारीगरी की उन्नति होती है, तब तक भारतवर्ष की ही क्या, किसी भी देश या जाति की दरिद्रता को दूर किसी भी देश या जाति की दरिद्रता दूर नहीं हो सकती। यदि भारत की 30 करोड़ नर नारियों की उंगलियां मिलकर कारीगरी के काम करने लगें तो उनकी मजदूरी की बदौलत जो है कुबेर का महल उनके चरणों में अपने आप ही आ गिरेगा। आगे कहते हैं, अन्न पैदा करना, हाथ ही हाथ कारीगरी और मेहनत के जड़ के पदार्थों को चिन्हित से सुजद्दित करना, शुद्र पदार्थों को अमूल्य पदार्थों में बदल देना इत्यादि कौशल ब्रह्मारूप होकर धन और ऐश्वर्य की सृष्टि करते हैं। कविता, फकीरी और शुद्धता की ये दिव्य कला कौशल जीते जागते और हिलते डुलते प्रतिरूप हैं। आगे पढ़ लीजिएगा आप लोग। आगे कहते हैं, इस देश में जब मजदूरी का आदर होता था तब इसी आकाश के नीचे बैठे हुए मजदूरों के हाथ में भगवान बुद्ध का निर्वाण सुख को पत्थर इस तरह जड़ा था कि इतना काल तीत जाने पर पत्थर की मूर्ति के दर्शन से ऐसे शांति की प्राप्ति होती थी जैसे कि स्वयं भगवान बुद्ध का दर्शन होता हो। मुंह, हाथ, पांव इत्यादि का गढ़ देना साधारण मजदूरी, परंतु मन के गुप्त भावों का अंतःकरण करना ही कोमलता तथा जीवन की सभ्यता का प्रत्यक्ष कर देना प्रेम मजदूरी है। ठीक है, आगे आप लोग ये जो है नीचे पढ़ लीजिएगा। अब हम आते हैं 8वें पे। ठीक है, 8वां भाग क्या है, पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। ठीक है, 8वां भाग है ये, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं, पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है। पश्चिमी सभ्यता जो है मुख मोड़ रही है, वह एक नया आदर्श देख रही है। अब उसकी चाल बदलने लगी है। वह कलों की पूजा को छोड़कर मनुष्य की पूजा को अपना आदर्श बना रही है। ठीक है, पश्चिमी सभ्यता के बारे में यहाँ पे जो है दिया गया है, ध्यान रखिएगा। इस आदर्श को दर्शाने वाले देवता स्किनर और टॉलस्टॉय आदि हैं। ठीक है, इस आदर्श के दर्शाने वाले देवता किसको कहा है, स्किनर और टॉलस्टॉय को। ठीक है, पश्चिमी देशों का बात हो रहा है यहाँ पे। आगे देखेंगे, साधारण लोग मर रहे हैं, मजदूरों के हाथ पांव फट रहे हैं, लहू चल रहा है, सर्दी से ठिठुरे रहे हैं। एक तरफ दरिद्रता का अखंड राज्य है, दूसरी तरफ अमीरी का चरम दृश्य है, परंतु अमीरी भी मानसिक दुखों के विदर्भित है। मशीनें बनाई तो गई हैं मनुष्य के पेट भरने के लिए, मजदूरों को सुख देने के लिए, परंतु वे काली मशीनें ही काली बनकर उन्हीं मनुष्य का भरण कर जाने के लिए मुख खोल रही हैं। प्रभात होने पर ये काली बालाएं दूर होंगी, मनुष्य के सौभाग्य का सूर्योदय होगा। आगे कहते हैं, यदि हमारे से हर आदमी अपनी 10 उंगलियों की सहायता से साहसपूर्वक अच्छी तरह काम करे तो हम मशीनों की कृपा से बढ़े हुए परिश्रम वालों को वाणिज्य के जातीय संग्राम में सहज ही पछाड़ सकते हैं। सूर्य तो सदा पूर्व से ही पश्चिम की ओर जाता है, पर आओ पश्चिम से आने वाली सभ्यता के नए प्रभात को हम पूर्व भेजें। कहते हैं, पर आओ पश्चिम से आने वाली सभ्यता को हम किधर भेजें, नए प्रभात को हम किधर भेजें, पूर्व की तरफ भेजें। ठीक है, आगे कहते हैं, भारतवर्ष जैसे दरिद्र देश में मनुष्य के हाथों की मजदूरी के बदले कलों के काम लेना, काल का डंका बजाना होगा। दरिद्र प्रथा और दरिद्र होकर मर जाएगी, नहीं तो दरिद्र प्रथा जो है दरिद्र होकर मर जाएगी। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। धन एकत्र करना तो मनुष्य जाति के आनंद मंगल का एक साधारण सा महातुक्ष उपाय है। आगे देखेंगे, आगे कहते हैं, आओ यदि हो सके तो टोकरी उठाकर कुदाली हाथ में लें, मिट्टी खोदें अपने हाथ से, उसके प्याले बनाएं, फिर एक एक प्याला घर घर में कुटिया में रख दें। आवे और सब लोग उसी में मजदूरी का प्रेम मृत पान करें। आगे ये कुछ लाइन दिया गया है, देखिएगा। है रीत आशिकों की तनमन निसार करना, रोना सितम उठाना और उनको प्यार करना। ठीक है, ये गीत आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे लास्ट 8वें भाग का है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है हमारा निबंध ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मेहनत से पढ़ते रहिएगा और अपना आप लोग ख्याल रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है, कि क्लास कैसी रही।